लास्ट क्लास में हम लोगों ने कराया था चार्ज ऑन जीएसटी, दैट इज अ टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये क्या होता है? जीएसटी के ऊपर लगेगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ चार्ज, मैंने क्या चार्ज बोला था? फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा, कोई बंदा मुझे, आई थिंक दीपक, मुझे एक मैसेज किया था रिगार्डिंग बैकवर्ड चार्ज। बेटा बैकवर्ड चार्ज बोल के कुछ नहीं होता है, फॉर रिवर्स चार्ज होता है। बैक गियर बोल के कुछ नहीं होता है, पीछे रियर गियर, रिवर्स गियर। तो रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, द सप्लाई इज चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ द सप्लायर ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सो टैक्सेबल पर्सन इज अ सप्लायर. Under reverse charge mechanism, the supply is chargeable in the hands of the recipient of the services or both. So the recipient of goods or services or both. Taxable person is a recipient. इसके अंडर में क्या था? बाप रे, फिर से कौन आ गया? तो specified goods and services always GST is payable अंडर आरसीएम बेसिस। ये कुछ स्पेसिफाई गुड्स है जहां पर बोल दिया ये गुड्स के और सर्विस के ऊपर और बोथ के ऊपर आरसीएम के बेसिस में ही टैक्सेबिलिटी होगा। और दूसरा टैक्सेबल सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय अ अनरजिस्टर्ड डीलर, सर्विसेज बाय अ अनरजिस्टर्ड डीलर टू द रजिस्टर्ड डीलर। अगर कुछ स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड डीलर अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स खरीदता है तो अनरजिस्टर्ड डीलर से तो अगर गुड्स खरीदेगा वो तो जीएसटी नहीं लगाएगा। लेकिन आपको अगर जीएसटी क्रेडिट लेना है तो आपको मतलब रजिस्टर्ड डीलर को ही उसका बिहाफ में जीएसटी पे करना है। देन इन दैट केस रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएगा कौन? रजिस्टर्ड पर्सन आपका हो जाएगा दैट इज जो रिसीवर है वो, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एग्जांपल 1, Mr. Arjun of Kolkata is registered in GST as aggregate turnover of taxable supply exceeds rupees 20 lakh. आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा, दैट इज डिटेल में नहीं, बाद में हो। 20 लाख के ऊपर अगर उसका अमाउंट जाता है टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर, देन उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। ही हैज सप्लाइड गुड्स वैल्यूइंग 20 lakhs 2 lakhs to AB Limited of Bihar. Determine the amount of GST payable. सर उसका करेंगे कैसे? आप स्टार्ट लिखने का तरीका देखिए। एक्चुअली उसके लिए मैंने दिया है चार्ज क्या है? टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ सप्लाई क्या है सर? नेचर ऑफ सप्लाई है इंटरस्टेट सब इंटरस्टेट। नेचर ऑफ चार्ज क्या है? एक सेकंड, हाँ मोदी না সকালে করিনি, একটু পরে করবো, ক্লাসে আছে, ক্লাস থেকে বেরিয়ে করবো। ঠিক আছে। আর ওরা বলেছে 8টার পরে করতে, ওরা দাদাকে থাকে পরিষ্কার করে করেই যাবে। Nature of charge is a forward charge as goods supplied by a registered dealer to a registered dealer and it is not a notified goods, तो ये nature of charge भी forward charge होगा। Value of supply 2 lakh, rate of IGST 18%, computation of GST, transaction value 2 lakh, add IGST 18% on 2 lakh, that is 36,000 and total 2 lakh 36,000, GST liability 36,000. Now Mr. Arjun is not a registered in GST as aggregate turnover of taxable supply does not exceed 20 lakhs. He had supplied goods valuing 2 lakhs to AB Limited registered dealer. Determine the amount of GST payable if the rate of GST 18%. ध्यान से देखो, चार्ज
taxable supply of goods. Nature of supply, intrastate. Tara. Turnover of supply, चलो एज्यूम करते हैं इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट. अर्जुन ऑफ वेस्ट बंगाल Arjun of West Bengal is not a registered dealer. He has supplied goods valuing to AB Limited of West Bengal. सर बिहार हो सकता है? नेवर. कारण बिहार को क्या सप्लाई नहीं कर सकता है? ना बेटा. अगर अनरजिस्टर्ड डीलर हो तो कभी भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता. याद रहेगा क्या बोला? अगर अनरजिस्टर्ड डीलर हो कभी भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता है. क्लियर? तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई ही करना पड़ेगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Determine the amount of तो ट्रांजैक्शन वैल्यू 2 लाख, CGST 9% on 2 lakh 18%, SGST 9% on 2 lakh 18%, total 2 lakh 36, GST liability 36,000. टैक्सेबल पर्सन कौन है देखे हो? नेचर ऑफ चार्ज, रिवर्स चार्ज बेसिस, as goods are supplied by the unregistered dealer to registered dealer. तो taxable person AB लिमिटेड. कौन टैक्स देगा? टैक्स तो ऑलवेज एबी लिमिटेड देगा, लेकिन कॉम्प्लायंस कौन करेगा? किसको? गवर्नमेंट को टैक्स जाके जमा देना पड़ेगा. एबी लिमिटेड को. इवन एबी लिमिटेड इज नॉट अ सप्लायर, ही इज अ रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. सिमिलरली यहां पर भी देना पड़ेगा. टैक्सेबल पर्सन का नाम है अर्जुन. रजिस्टर्ड पर्सन being registered person. Clear or not? Example 3. Mr. Arjun is registered in GST. He supplied notified goods valuing rupees 2 lakh to AB Limited of West Bengal registered dealer. Goods are notified under RCM. अच्छा, वेस्ट बंगाल ना करके इसको करते हैं बिहार. बोलो क्या होगा? बोलो. सर IGST और सेस लगेगा.
इसके लिए क्या एग्जाम्पल मैंने कराया, तुमको क्या लग रहा है? चार्ज क्या है? टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। नेचर क्या है? इंटरस्टेट ना इंट्रास्टेट? सर इंटर है। इंटरस्टेट। नेचर ऑफ चार्ज क्या है? रिवर्स चार्ज। Why? As goods notified under RCM, even both are registered person. Taxable person कौन होगा? AB Limited, being registered person. बाकी तो सेम ही है। वैल्यू ऑफ सप्लाई 2 लाख, रेट ऑफ IGST 18%, कंप्यूटेशन ऑफ GST 2 लाख, IGST 36,000, टोटल 2 लाख 36। क्लियर और नॉट? बोलो। 3 एग्जांपल मैंने सॉलिड एग्जांपल कराया है, फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज का 2 केस। अनरजिस्टर्ड रजिस्टर को बेच रहा है एंड रजिस्टर्ड दूसरा रजिस्टर को बेच रहा है, वो भी नोटिफाइड गुड्स। बोलो, एनी प्रॉब्लम? तो फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई, मीनिंग ऑफ सप्लाई, ये हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। एग्री? यस सर। चलो, जीएसटी में आप लोगों को क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आप लोग देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन में 1 + 2 + 3 + 2 + 2 + 1 ऐसा करके नंबर रहेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पर टैक्स में स्कोर नहीं, 100 करना बहुत बड़ा इशू नहीं है। 80 85 तो हर किसी को उठेगा, मतलब सभी छोटा छोटा है। तो चलो, टाइप्स ऑफ सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल। तो इससे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ चार्ज कराया था, टाइप्स ऑफ चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन कराया था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोगों ने किया था। आप भी करेंगे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। फर्स्ट, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच आर नॉट लेविड टू जीएसटी, मतलब जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। कौन कौन सा है? याद करो, एकदम स्टार्टिंग में ही आर्टिकल अमेंडमेंट में ही बोल दिया था, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट कवर अंडर जीएसटी। याद है? यस और नो? यस सर। यस सर। दूसरा, सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 3, याद करो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और जो था, याद आ रहा है? यस सर। क्या क्या Yes, है sir. बोलो शेड्यूल 3 में? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट देता है। और सर कोर्ट में जो काम होता है उसके लिए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सर्विसेज ऑफ एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, जो एमपी एमएलए अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, अब जहां पर डेड बॉडी को दफनाते हैं, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये ऑल आर कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, याद है ना? यस सर। इसके ऊपर भी तो जीएसटी लगेगा जब जीएसटी काउंसिल का रिकमेंड के बेसिस में गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। और एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जिसके ऊपर पहले ही सेक्शन 11 में बोल दिया है दे आर एग्जेम्प्टेड, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, मतलब सप्लाई माने ही मानेंगे। सो दे आर ऑल आर नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या क्या क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, व्हाट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई? तुमको लिखना पड़ेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स
or services or both which is not leviable chargeable to GST. Alcoholic liquor for human consumption, spelling गलत नहीं होना चाहिए, नंबर काट देगा. Alcoholic liquor supplies specified in the Schedule 3, petrol, diesel, natural gas, aviation fuel, exempted supplies. B. Taxable supply, a supply or goods or services or both which is chargeable to GST. ये छोड़ के बाकी जो है वो सभी क्या है, टैक्सेबल सप्लाई है. नाउ अब C, nil rate supply, nil rate of supply of any goods or services or both which are taxable under GST but nil rate or 0% rate. It is treated as non taxable supply. इसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई के तरह ही ट्रीट करते हैं. नो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू सच इज अलाउड टू द सप्लायर और नील रेटेड सप्लाईज ऑन नील रेटेड सप्लाई. एग्जांपल मैंने दिया है जागरी, सॉल्ट, ग्रेन्स, सीरियल्स, जो क्या है नील रेट है, जिसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स रेट नील रेट और 0%. आई रिपीट, नील रेट और 0%, जिसका रेट के बगल में लिखा है नील और जिसका रेट में लिखा है 0%. ये है तो नील रेट, है तो सप्लाई, किंतु इसको मानेंगे नॉन टैक्सेबल सप्लाई. इवन नॉन टैक्सेबल सप्लाई का लिस्ट में जिसका नाम नहीं है तब भी मैं इसको मान के चलूंगा नॉन टैक्सेबल सप्लाई. व्हाई? बिकॉज ये लोगों को बनाने के लिए हो सकता है जो इनपुट लगा है वो इनपुट के लिए जो आपने जीएसटी दिया है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. सो नो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू सच इज अलाउड टू द सप्लायर ऑन नील रेटेड सप्लाई. आपको लग रहा है आप जो सप्लाई कर रहे हैं 4 लाख रुपए उसमें जीएसटी नील, लेकिन उसको बनाने के लिए आपने टोटल जीएसटी दिया है मान लीजिए 20,000, तो आप गवर्नमेंट से 0 - 20,000 क्लेम करके 20,000 को रिफंड क्लेम करेंगे? नहीं होगा. तो मैं आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने दूंगा ही नहीं, बिकॉज मैं इसको मान के चलूंगा नॉन टैक्सेबल सप्लाई. बट ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आता है, ये नील रेट ऑफ सप्लाई में आता है. जो टैक्सेबल है तो सब टैक्सेबल अंडर जीएसटी, नील रेट और 0%. इसको ट्रीटमेंट होगा, ये अच्छी तरह से सुनो. इट इज नॉट अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इसका ट्रीटमेंट होगा नॉन टैक्सेबल सप्लाई की तरह. नॉन टैक्सेबल सप्लाई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है. पेट्रोल और डीजल में सबसे बड़ा चिल्लाने का कारण यही है, यहां पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है. मतलब जो बंदा इनपुट उसको बनाने के लिए इनपुट का लिए जो टैक्स पेमेंट करता है, जीएसटी पेमेंट करता है, उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलता है. इसलिए पेट्रोल डीजल का दाम इतना ज्यादा है. मतलब वेस्ट बंगाल सेल टैक्स से उसको वैट से उसको जीएसटी का अभी भी एक्साइज कभी भी माइनस नहीं होगा. नेक्स्ट, जीरो रेटेड सप्लाई. जीरो रेटेड सप्लाई is a supply of any goods or services or both on which no tax is payable. However, input tax relating to such is allowed to the supplier. मजा देखो, जीरो रेट में is 0%, इसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगता है. लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई में जो गुड्स जीरो रेटेड सप्लाई बोला जाता है, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. हाउएवर, लेकिन उसके इनपुट जो उसको मिला था, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू सच इज अलाउड टू द सप्लायर. मतलब उसको बनाने के लिए जो इनपुट इस्तेमाल हुआ था, उस इनपुट का जो आपने टैक्स दिया था, उस इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपको मिलेगा इन फॉर्म ऑफ सेट ऑफ और इन फॉर्म ऑफ रिफंड. सप्लाई इन फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट इज ट्रीटेड एज अ जीरो रेटेड सप्लाई. Supply to special economic zone, economic processing unit is deemed to be the export and treated as a zero rated supply. ये फर्स्ट दफा आप सुन रहे हैं, इससे पहले आप लोगों ने नहीं सुना है. आप लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी तो छोड़ो, जीएसटी नहीं लगता है. क्यों नहीं लगता है, कोई बता सकता है? क्यों एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है?
क्यों इसको जीरो रेटेड बोला जाता है? भाई जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, यस और नो? यस सर। जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, यस और नो? तो एक्सपोर्ट का गुड्स कहां पर कंजम्पशन होता है? दूसरे कंट्री में। बाहर में। बाहर में। क्या दूसरे कंट्री के ऊपर टैक्स आप लगा सकते हैं? नो। और आप No, sir. जानते हैं जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, तो वो कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगाते हैं। कैसे करेंगे? बोलिए। दैट्स वाई एक्सपोर्ट के ऊपर कभी जीएसटी नहीं लगता, लेकिन एक्सपोर्ट का गुड्स बनाने में जो जो हम लोगों ने इनपुट लगाया था उसके ऊपर तो मुझे जीएसटी देना पड़ा था। तो वो अगर जीएसटी रिफंड नहीं दूंगा तो कोई लोग एक्सपोर्ट नहीं करेगा, और एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो इंडिया में फॉरेन करेंसी नहीं आएगा, तो इंडिया गरीब हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? लेकिन सर इसके ऊपर तो कोई जीएसटी नहीं लगता है, तो लॉजिकली तो ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। अगर इसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई की तरह ट्रीट करता हूं तो सर इसके ऊपर तो कोई जो इनपुट टैक्स दिया गया था, उसको बनाने के लिए जो इनपुट टैक्स का इस्तेमाल किया गया था, उस इनपुट के ऊपर जो जीएसटी गया था उसका तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो कोई बंदा उसको काम नहीं करेगा, एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसको एनकरेज करने के लिए उसको एक स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया है जिसका नाम है जीरो रेटेड गुड्स। जीरो रेटेड सप्लाई होने के बाद भी इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, तब भी इसका स्पेशल स्टेटस है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। आप बोलेंगे सर उसका तो आउटपुट टैक्स ही नहीं है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करके क्या करेगा? ये उसका दूसरा गुड्स से इनपुट टैक्स क्लेम करेगा, और अगर नहीं है तो रिफंड क्लेम करेगा, और क्या? तो दे आर स्पेशल स्टेटस गुड दैट इज कॉल्ड जीरो रेटेड गुड्स ओनली सप्लाई टू द एक्सपोर्ट। सर एक्सपोर्ट तो समझ में आता है, बाहर में जाएगा। सर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या होता है? कुछ यूनिट्स होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जहां पर काम जो वहां पर जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में बेचने के लिए नहीं, वो बाहर जाएगा, बाहर मुल्क में एक्सपोर्ट होगा। तो हो सकता है बहुत छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपोर्ट करना चाहता है लेकिन उसका जगह नहीं है, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट में वो रजिस्टर कराता है, वहां पर ही बैठ के वो लोग काम करता है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में। तो वो पूरा गुड्स ही बाहर बेचता है। तो जो लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को भी माल बेचता है उसको भी माना जाएगा डिम्ड एक्सपोर्ट। तो डिम्ड एक्सपोर्ट है तो उसके ऊपर भी सर जीएसटी नहीं लगेगा? नहीं जीएसटी लगेगा। तो वो भी जीरो रेटेड गुड्स माना जाएगा? यस, वो भी जीरो रेटेड सप्लाई ही माना जाएगा। तो इसलिए क्या बोला? जीरो रेटेड सप्लाई इज द सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ on which no tax is payable. However, input tax credit relating to such is allowed to the supplier. Supply in form of export is treated as a zero rated supply. Supply to special economic zone unit is deemed, उसको assume किया जाएगा, it is deemed to be exported and treated as zero rated supply. मतलब एक्सपोर्ट करते हो तब तो उसको एक्सपोर्ट माना ही जाएगा, तो नेचुरली ये जीरो रेटेड सप्लाई है। प्लस अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बाहरी गुड्स भेजता है एक्सपोर्ट करने के लिए, वहां पर अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो तो उसको माना जाएगा, एक्चुअल में नहीं है, आप तो इंडिया में ही कर रहे हो, माना जाएगा डीम्ड टू बी एक्सपोर्ट एंड ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई। इसका मतलब उसको तो आउटपुट जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसने जो इनपुट जीएसटी दिया था इनपुट खरीदने के टाइम, उसके लिए उसको जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर और नॉट? बोलो। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई जिसके ऊपर 0% बाय नील रेट में टैक्स होता है, जो नॉन ट्रीटेड होता है, जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, जो इसका ट्रीटमेंट होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई की तरह। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है आपको नो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जीरो रेटेड सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन आपको सर नॉर्मली जिसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता है उसके ऊपर तो कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हम लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल स्टेटस दिया गया है जहां पर बोला है आप इनपुट टैक्स जो पे किया है उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। एग्जाम्पल दो ही है,
अगर आप सप्लाई करते हैं एक्सपोर्ट में और आप सप्लाई करते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में। क्लियर और नॉट? यस सर। Input tax credit relating to such is allowed. Okay. Now exempted supply. Now exempted supply. Exempted supply means supply of any goods or services or both which are not taxable under GST और taxable ही नहीं होता है under GST. Naturally अगर taxable नहीं है तो no input tax credit relating to such is allowed to the supplier. These goods are exempted by exemption notification under section 11. क्या क्या सर्विस है? आप लोग काजी, अच्छा मुझे पता नहीं है, काजी लोग जो शादी कराने के लिए आते हैं पैसा लेते हैं ना फ्री में? सर फ्री में कुछ नहीं होता। फ्री में कुछ नहीं होता है, पैसा लेता है कितना? वो तो पता नहीं। नेहा यस सर। पैसा लेता है? सर लेते हैं पर कितना लेते हैं ये नहीं पता। तो उसको नेक्स्ट बार जब पैसा दोगे तो वो तो सर्विस दे रहा है, उसके ऊपर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा? कुणाल? यस सर। जो घर में पूजा पाठ करने के लिए पुरोहित पंडित लोग आते हैं पैसा लेते हैं ना फ्री में करते हैं? सर पैसा लेते हैं ना सर। बहुत लेता है। हाँ सर। तो क्या और सर्विस तो है ये सर? नो? हाँ सर। तो क्या टैक्सेबल होगा? नहीं सर, नहीं होगा सर। वो रिलीजियस सर्विसेज है, वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। तो पंडित जी आने के टाइम जो जो सामान खरीद के लेके आए उस सामान में जो अगर IGST लगेगा उसका क्रेडिट इसको मिलेगा? नो। स्कूल कॉलेज में आपको जो सर्विस दिया जाता है क्या उसमें GST लगता है? नो। स्कूल कॉलेज में जो ट्यूशन है, आई एम नॉट टॉकिंग द प्राइवेट ट्यूशन, स्कूल कॉलेज में जो आप सर्विस लेते हैं वो एजुकेशन सर्विस के ऊपर कोई GST नहीं लगता है। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस मतलब घर में जो किराए में रहते हैं, यहाँ पर जो किराए में रहते हैं वो लोग क्या GST पे करते हैं? नो। बैंक इंटरेस्ट, आई रिपीट, आपने लोन लिया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया, इसके ऊपर क्या GST लगेगा? नो। लोन के ऊपर लगेगा सर, वो तो सवाल ही नहीं है, वो ट्रांजैक्शन इन मनी है। लेकिन सर लोन प्रोसेसिंग के लिए मैंने इंटरेस्ट को एग्जेम्प्टेड बोला है सप्लाई, प्रोसेसिंग का सर्विस इज नॉट एग्जेम्प्टेड सप्लाई, उसके ऊपर लगता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, आप लोगों ने जो ऑटो, टैक्सी, ओला आप घूमते हैं, मेट्रो, क्या उसमें GST लगता है? वो तो सर्विस ही दे रहा है। GST लगता है? नो। ट्रांसपोर्ट में क्यों नहीं लगता है सर? नो, एग्जेम्प्टेड है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बोला है, एक एरिया कवर्ड है, सब नहीं। तुम मर्सिडीज बेंज लेके घूमोगे किसी को किराए का, उसमें GST लगेगा। नॉन AC एंड नॉन रेडियो टैक्सी, ओला उबेर में GST लगता है। पेमेंट ऑफ टोल प्लाजा, आप जब कार लेके हुगली ब्रिज क्रॉस करेंगे, टानकुनी सेक्टर क्रॉस करेंगे, क्या वहां पर टोल चार्ज में GST लगता है? नहीं। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप लोग अगर देखेंगे आप लोगों का इलेक्ट्रिक बिल में कहीं पर GST का नामो निशान नहीं है। घर में जो इलेक्ट्रिक बिल है उसमें कोई नामो निशान नहीं है, तो उसमें भी नहीं लगता है। रिक्रिएशनल कोचिंग, ये क्या होता है? प्राइवेट ट्यूशन? नो। आप गाना सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, रिसिटेशन सीख रहे हैं, ये सब रिक्रिएशनल कोचिंग है, इट्स नॉट अ प्राइवेट ट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट। तो रिक्रिएशन कोचिंग के लिए आपका ऊपर कोई GST चार्ज नहीं होगा। कॉलेज में सब मिलके हम लोग अगर जू में जाएंगे, नेशनल म्यूजियम में जाएंगे, क्या उसमें GST लगता है?
क्या जीएसटी उसमें लगता है? नो सर। वो लोग के टिकट में तो सर जीएसटी होगा ना, जीएसटी जोड़ के? हाँ, वो लोग के टिकट में तो जोड़ के जीएसटी होगा ना ना सर? ना ना ना, एकदम नहीं। लेकिन हाँ, शाहरुख खान का प्रोग्राम, अरे हटाओ वो घटिया है। अब अरिजीत सिंह और बोलो ना आतिफ असलम का अगर अक्षय प्रोग्राम कुमार। देखने जाओगे साइंस सिटी में तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। होटल सर्विसेज विथ टैरिफ लेस देन ₹1000। सर होटल में तो जीएसटी लगता है, लेकिन जो सब होटल में आपका रूम का भाड़ा 1000 के नीचे है, मतलब डिक्लेयर टैरिफ 1000 के नीचे है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। मतलब वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या है? नो इन exempted supply means supply of goods or services or both which are not taxable under GST. No input tax credit relating to such supply relating to such is allowed to the supplier. तो ये तो कॉलेज जो जो चीज खरीदता है, लैपटॉप प्रोजेक्टर, उसके लिए कॉलेज को तो जीएसटी देना पड़ता है। क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉलेज को मिलता है? नो, बिकॉज कॉलेज जो सप्लाई देता है वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। अगर वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है तो उसके एग्जेम्प्टेड सप्लाई देने के लिए जो जो इनपुट टैक्स आपने पे किया है उसका आपका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो क्लियर और नॉट? सर म्यूजियम जू वाला लोग सर नहीं देता है सर इन ना जीएसटी? ना, म्यूजियम जू वाला नहीं, हम लोग जो टिकट चार्ज करते हैं उसमें नहीं देते हैं, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। वो लोग देता है सर? वो लोग देता है। वो लोगों को, वो अगर मान लीजिए वो लोग नैप्थेलिन खरीद रहा है मेंटेन करने के लिए, मेडिसिन खरीद रहा है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। वो यस। एसी खरीद रहा है शेयर को रखने के लिए, जीएसटी लगेगा। डन? मुझे बोलो तो नील। सर हाँ, सर ये रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस पे क्यों नहीं है सर? एग्जेम्प्टेड करके रखा है। क्यों नहीं है? ये सब कुछ कंसिडरेशन करके ही वो सोच के रखा है ना। सर एक्चुअली मैं बोल सप्लाई देता हूँ, में पहले जब सर्विस टैक्स था तभी एग्जेम्प्टेड ही था। सर सप्लाई में तो था सर, लीज ऑन बिल्डिंग ये सब। सप्लाई है, मैंने रेसिडेंशियल हाउस बोला है। मैंने रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के अगर कारखाना करने के लिए दिया है उसमें जीएसटी लगेगा। सप्लाई है, मैं सप्लाई मान के चलता हूं, लेकिन इस एग्जेम्प्टेड। ओके सर। सप्लाई है, जैसे नील रेट ऑफ सप्लाई, ये सप्लाई है। डन? यस सर। नाउ यहां तक मैं अभी तक हम लोगों ने जो किया है, थियोरिटिकल बैकग्राउंड को हम लोगों ने पूरा कवर किया है, जिसमें क्या आता है, जेनेसिस कैसे जीएसटी हुआ है, सप्लाई का मतलब क्या है, नील रेट ऑफ जीरो रेटेड एग्जेम्प्टेड सप्लाई का डेफिनेशन, गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन, इंटरस्टेट सप्लाई, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया है। मतलब एक फेज हम लोगों का हुआ है। इसके बाद हम लोगों का शुरू होगा टैक्सेबल सप्लाई में, सॉरी, शुरू होगा वैल्यूएशन सेक्शन 15 में। मैं आप लोगों को थोड़ा कराऊंगा, लेकिन डिटेल अभी नहीं कराऊंगा, डिटेल कराऊंगा पूजा के बाद। तो जीएसटी क्या है, चार्ज क्या है, टैक्सेबल सप्लाई। लेवी क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज होगा, टैक्सेबल पर्सन विल कलेक्ट एंड पे द जीएसटी। टैक्सेबल पर्सन फॉरवर्ड चार्ज में कौन होता है, सप्लायर, और रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट। यस और नो? यस सर। अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होगा, रेट ऑफ जीएसटी इंटू असेसेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या होगा, रेट ऑफ जीएसटी इंटू असेसेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यूएशन अंडर जीएसटी अंडर सेक्शन 15
क्या होगा? देखिए ये बहुत बड़ा डिटेल है, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में एकदम छोटा है। एसेसेबल वैल्यू इक्वल टू द ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब जिस प्राइस में ट्रांजैक्शन हुआ है उसको ही बोला जाता है एसेसेबल वैल्यू। इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई, क्या आप लोगों का हर केस में फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होगा? सप्लाई एंड रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट रिलेटेड, ये दोनों रिलेटेड नहीं होंगे। दैट इज सप्लाई एंड रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट रिलेटेड, मतलब वो लोग डीलर प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल एजेंट नहीं होगा, डीलर कंपनी ऐसा नहीं होगा, मतलब रिलेशनशिप नहीं होगा, कोई रिलेटेड नहीं होगा। अनरिलेटेड, सप्लायर एंड रेसिपिएंट अनरिलेटेड। प्राइस चार्ज फॉर सप्लाई मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन, मतलब प्राइस छोड़ के दूसरा कुछ चार्ज नहीं करेगा, मतलब जो भी चार्ज करेगा वो प्राइस के भीतर ही चार्ज करेगा। प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन, उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, नो। পূর্ণমণি ক্লাসে আছে, একটু পরে ফোন করব, ঠিক আছে? ট্রানজাকশন ভ্যালু, নাও व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू? ट्रांजैक्शन वैल्यू बी पॉइंट बोलिए ना सर एक बार। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या है आपको एक समझा देते हैं। हो सकता है आपने गुड्स बनाने के लिए मटेरियल आप दिए हैं, प्लस बाकी जो सर्विस चार्ज, बाकी जो करने के लिए जो लगा है वो आपका सप्लायर नहीं है लगा के दिया है, मतलब आप जो बनाने के लिए दिए है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने बोला है आपके लिए एक बड़ा कपड़ा का एक ड्रेस मटेरियल बनाना है, वो ड्रेस मटेरियल के लिए कपड़ा आपने दिया है, लेकिन बाकी बटन फटन स्टिचिंग फिटिंग सब आपका सप्लायर टेलर मास्टर करेगा। क्या इसके ऊपर जब जीएसटी लगेगा एज इफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर? नो, बिकॉज यहाँ पर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, प्राइस छोड़ के भी अदर कंसिडरेशन गया है। दूसरा एग्जांपल, आपने क्या बोला, एक आइटम का मशीन आप बेच रहे हैं, मशीन का आइटम, आप खुद एक इंटीरियर डिजाइनर है, 10 लाख का मशीन आपको बोल रहा है मैं आपको 8 लाख में दे दूंगा और 2 लाख रुपए काम कर ली, सिंस आप इंटीरियर, मेरा ऑफिस को आप इंटीरियर डिजाइन कर दीजिए, उसके लिए 2 लाख रुपए मैं आपको नहीं दूंगा। आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप लोग आप राजी भी हो चुके। तो जो गुड सप्लाई किया है उसमें क्या क्या कंसिडरेशन है? सिंगल कंसिडरेशन ना डुअल कंसिडरेशन? सर डबल है। डबल है, एक प्राइस तो है और एक अदर देन प्राइस भी तो है, जो इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो। यस, तो दैट इज द प्राइस चार्ज फॉर सप्लाई मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन। सिर्फ प्राइस ही चार्ज होना चाहिए, जो जो काम सप्लायर कर रहा है रेसिपिएंट को सप्लाई करने के लिए, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज चार्ज करेगा, प्राइस, और एडिशनल कुछ नहीं, ठीक है सर प्राइस 10 लाख है, 10 लाख के ऊपर ही चार्ज होगा। ना ना ना, वो मैंने नहीं बोला, इतना आसान नहीं है। एक्चुअली जो 8 लाख तो होगा ही, प्लस जो सर्विस दिया है उस सर्विस का मार्केट वैल्यू ऐड करके चार्ज होगा। सिलेबस में नहीं है, आपने पूछ लिया इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, जो सर्विस दिया है, प्राइस छोड़ के भी जो सर्विस दिया है, सर्विस का मार्केट वैल्यू ऐड हो जाएगा। डन? डन सर। 2, ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई। पेड और पेबल मतलब आप अभी पेमेंट कर सकते हैं, डिफर्ड पेमेंट भी कर सकते हैं, दैट इज क्रेडिट में। फॉर सप्लाई सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, उसके साथ ये एडजस्टमेंट होगा। क्या क्या इंक्लूड्स, मतलब ऐड क्या क्या होगा उस प्राइस के साथ? एनी टैक्सेस, एनी प्रकार का लोकल टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस ऐड हो जाएगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग जीएसटी, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग जीएसटी फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट्स व्हाई जीएसटी ऐड नहीं होगा, उसको आउट कर देना है। इट विल इंक्लूड ऑल टैक्सेस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन से सब कुछ नहीं रहेगा। कमीशन, हाँ टैक्स रहेगा तो फिर तो सर टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा कुछ है, अभी भी तो कुछ कुछ बाकी है, सब तो नहीं लिया, वो भी हो जाए, वो ऐड होगा। कमीशन मतलब हो सकता है आप गुड्स बेचने के कंडीशन में आपको क्या देना पड़ रहा है? सेलिंग कमीशन देना पड़ता है। अगर कंडीशन ऑफ सेल है, आपका सेल करने के लिए आपका कमीशन देना पड़ेगा, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब आपने परचेस किया, इसके कारण आपको
10,000 रुपया कमीशन देना पड़ रहा है, तो ये भी आपको प्राइस में ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएगा। पैकिंग चार्जेस, उसको पैक करने के लिए जो खर्चा होता है, अगर स्पेशल पैकिंग चार्जेस है वो सब ऐड होगा, अगर ऑलरेडी इंक्लूड है तो ठीक ही है। एनी एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू सप्लाई, एनी एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू सप्लाई, सप्लाई करने के लिए आपको क्या ट्रांजिट इंश्योरेंस देना पड़ रहा है, तो ये ट्रांजिट इंश्योरेंस अगर आप रिकवरी करना चाहते हैं, अगर ऐड करते हैं तो ये भी इंक्लूड होगा। एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द रेसिपिएंट, कोई एक्सपेंसेस किया है, बोल रहा है पैकिंग के ऊपर फुल टूल लगा दीजिएगा, स्पेशल बुके लगा दीजिएगा, बुके का दाम ही 400 रुपया है, मैं आपको पे कर दूंगा, तो ये जो 400 रुपया एडिशनल एक्सपेंसेस आपने किया है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ट्रांजैक्शन वैल्यू। ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर बोन बाय द रेसिपिएंट, सप्लायर का ही कोई खर्चा रेसिपिएंट खुद कर रहा है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब वो सप्लायर को पेमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन सप्लायर का कोई खर्चा और रेसिपिएंट कर रहा है, तो वो भी पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। इंटरेस्ट एंड लेट फाइन फॉर द लेट पेमेंट, अगर लेट पेमेंट के लिए 2 महीने से ज्यादा पेमेंट के लिए इट इज नोन टू यू दैट आपको एडिशनल 400 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ट्रांजैक्शन वैल्यू। सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी देता है तो ऐड नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट छोड़ के अदर कोई पर्सन सब्सिडी देता है, अदर ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडी देता है, वो अगर आपका प्राइस में इंक्लूड ना भी रहता है तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इंक्लूड में क्या क्या रहता है, एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी, कमीशन, पैकिंग चार्जेस, एनी एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू सप्लाई लाइक इंस्टॉलेशन, लाइक टेस्टिंग, ये सब आपके साथ कंडीशन ऑफ सप्लाई था, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर कंडीशन ऑफ सप्लाई था आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सो इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट के रिक्वेस्ट में अगर आप कुछ कर देते हैं, उसके लिए आप स्पेशल चार्ज करते हैं, वो भी पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर बोन बाय द रेसिपिएंट, अगर सप्लायर का कोई ऑब्लिगेशन, मतलब आप सप्लायर का कोई खर्चा, सप्लायर रेसिपिएंट को बोल दिया भाई आप 4,000 रुपए दे दीजिए, मैंने आपका ट्रांजैक्शन प्राइस से आप मुझे मत दीजिए, तो ये 4,000 रुपए भी आपका ट्रांजैक्शन प्राइस में आएगा। अगर ये काम नहीं करता तो 4,000 रुपए तो देना ही पड़ता। इंटरेस्ट एंड लेट फाइन, आपका प्राइस में अगर कोई इंटरेस्ट एंड लेट फाइन होता है, लिखा रहता है, तो तब भी वो आएगा, इफ इट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सब्सिडी, अगर कोई गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देता है तो आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी डिडक्टेड रहता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं देता है, दूसरा कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडी देता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडी देता है, तब वो ऐड हो जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में। मान लीजिए आपको आईटीसी कॉलेज का हर स्टूडेंट को जिसको 60% से मार्क्स ऊपर है कंप्यूटर दे रहा है, वो कंप्यूटर कौन देगा, एचपी। बोल रहा है स्टूडेंट 5,000 में एचपी का खरीद सकता है, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडी देगा 10,000 और आईटीसी सब्सिडी देगा 30,000, टोटल 45,000 का कंप्यूटर है, टोटल 45,000 का कंप्यूटर है। ओके, आई रिपीट, टोटल 45,000 का कंप्यूटर है, उसमें 5,000 स्टूडेंट देगा, 10,000 कॉलेज देगा, सॉरी 10,000 गवर्नमेंट देगा और आईटीसी 30,000 देगा। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में कौन सा ट्रांजैक्शन वैल्यू में जीएसटी लगेगा? सर 5,000 जो स्टूडेंट के ऊपर चार्ज कर रहा है वो तो आएगा ही, प्लस गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रहा है वो नहीं आएगा, लेकिन आईटीसी जो सब्सिडी दे रहा है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, मतलब 30,000 प्लस 5,000, 35,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा। क्लियर? यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, ये था इंक्लूड्स का पार्ट। एक्सक्लूडिंग का पार्ट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। क्या है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट, वो माइनस हो जाएगा। कैश डिस्काउंट, अगर कैश डिस्काउंट आपको पता है इनवॉइस में लिखा है 2 महीने के भीतर पेमेंट करोगे तो आपको 200 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो लेस हो जाएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू में नहीं आएगा। एनी काइंड ऑफ जीएसटी इफ इंक्लूडेड, अगर जीएसटी रहता है तो उसको भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो हम लोग पूजा से पहले इतना ही कराएंगे। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को पूजा और लक्ष्मी पूजा के भीतर मैं डेट आपको बोल दूंगा, उस डेट में आप लोगों का एक क्लास लूंगा जहां पर मैं आप लोगों को वैल्यूएशन कंप्लीट करूंगा। ओके? ओके एनी सर। प्रॉब्लम?
नो सर। सर ये ओके, पूजा का अच्छा। छुट्टी कब तक चलेगा? पूजा का छुट्टी तो चलेगा, आप लोगों का तो जानते ही है, पूजा के छुट्टी के भीतर लक्ष्मी पूजा के से लेके काली दिवाली से पहले तक आप लोगों का क्लास होता है। भीतर भीतर छोटा रूटीन करके क्लास होता है, मतलब आप लोग क्लास में रहेंगे। ओके सर। ओके, यस। चलिए, और आप लोग रेगुलर व्हाट्सएप फॉलो करिएगा, इंस्ट्रक्शन रह जाएगा। तो एंजॉय द पूजा हॉलीडेज। यहां तक कोई डाउट? तो अच्छी तरह से पढ़ के जीएसटी को आना, जितना तक मैंने कराया है